अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यस्मीन जमाल। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के आईनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 74 मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को न सिर्फ 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है, बल्कि किसी भी किस्म की आईनी तरमीम का इख्तियार भी अब हुकूमत के पास आ गया है। यानी वो 27वीं तरमीम जो कि अब तक किसी का ख्याल मालूम होती थी, अब हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। हुकूमती हल्कों का यह ख्याल है कि मौजूदा निज़ाम की मजबूती के लिए 27वीं तरमीम नागुज़ीर है, क्योंकि 26वीं तरमीम करते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो JUI के एहतजाज या इख्तिलाफ के बायस मुमकिन ना हो सकी थी। उन्हें अब 27वीं तरमीम में शामिल करके निज़ाम को मजीद मजबूत किया जाएगा। मखसूस नशिस्तें हासिल होने के बाद अब हुकूमत को JUI के वोट दरकार नहीं होंगे। यानी इस बार मौलाना फजल रहमान सांप के जहरीले दांत नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि निज़ाम ने अब उनके हाथ बांध दिए हैं। इस तरह हुकूमत को कम अज कम असेंबली के अंदर किसी किस्म की मज़ाहिमत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि असेंबली से बाहर मज़ाहिमत के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद होना जरूरी है, जिसके दूर दूर तक कहीं कोई आसार नजर नहीं आते हैं। 26वीं तरमीम को लेकर JUI और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने अब नजर आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 26वीं तरमीम में PTI की मुशावरत शामिल थी, जबकि PTI इस हवाले से किसी किस्म की हिमायत या मुशावरत के इल्जाम से इनकार करती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। जो मखसूस नशिस्तें जिस तरीके से दी गई हैं दीगर जमातों को, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या किसी किस्म के एहतजाज की तैयारी कर रही है, ये भी एक सवाल है जिस पर बहुत बातचीत जो है वो हो रही है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त के मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। तर्जुमान है JUI के इस वक्त असलम गौरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया गौरी साहब आपका भी। सर आपने जो है वो प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है। सर सबसे पहले तो गौरी साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, क्योंकि 26वीं तरमीम उसके अंदर आप लोगों की हिमायत किस हद तक शामिल थी, PTI ऑन बोर्ड थी नहीं थी, ये हम देख रहे हैं कि एक बड़ी बहस है। और फिर मखसूस नशिस्तों को लेकर भी सर इस वक्त जो है वो बहुत बातचीत की जा रही है। गो के जो है आपके वकील हैं वो गए थे कोर्ट में बाकायदा ये जो नशिस्तें हैं इनको क्लेम करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग एक सवाल कर रहे हैं कि क्या JUI जो है इन नशिस्तों को एक्सेप्ट करेगी सर जो आ रही है आपके हिस्से में? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि 26वीं तरमीम तो बिल्कुल रोशन की तरह यहाँ है, सबके सामने है, सबको पता है। PTI के दोस्त हमारे पास आते भी रहे हैं, मिलते भी रहे हैं, और हर चीज़ में हमने इनको ऑन बोर्ड लिया था। इनका पूरा ड्राफ्ट ऑन बोर्ड था, और आखिरी वक्त में कुछ चीज़ एक आध रह गई थी, तो वो पेश करने से चंद लम्हे कबल अपोजिशन लीडर के चैम्बर में कामरान कुदरत साहब को बुलवा के बैरिस्टर गौहर साहब ने उसको ठीक करवाया था। तो ये तो वो सूरत हाल है जो 26वीं तरमीम में। सलमान अकरम, आपकी बात इंटरप्ट करी सर, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं ये गलत बयानी है, हम ऑन बोर्ड नहीं थे। अब सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या आप अपने चैनल से अपने वो इनकी निकाल लें सारी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं या चैनल जो इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर तकरीरें की है, या आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजे पे हुई है, वो सारी चीजें आपके सामने। अब सलमान अकरम राजा साहब को मैं क्या जवाब दूं, वो क्या चाहते हैं, वो इस तरह से अपना मलबा दूसरों पर ना डालें। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हमने जो कुछ किया, बजाय इसके हमें अप्रिशिएट करने के हमने इनके साथ ताउन किया, इतनी क्लासेस हमने डिलीट करवाई। इनके कहने पे ये आईनी बेंच किसकी तरजीह थी? इन्हीं की तरजीह थी ना, हमारी तरजीह तो नहीं थी। हमारी तरजीह तो आईनी अदालत थी। मौलाना ने कहा भी था वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर, हुकूमत भी यही चाहती थी आईनी अदालत। ये तो इन्हीं की तरजीह थी, इन्हीं की तरजीह पर बना। ये एक चीज ही काफी प्रूफ है इस चीज का कि इनके कहने पे क्या कुछ होता रहा। तो मैं इस तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता, और पता नहीं किन लोगों का एजेंडा है कि JUI और PTI के दरमियान के अख्तलाफात वसी हों, और जिसकी वजह से कुछ लोग उसमें दानिस्तगी या नादानिस्तगी में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम थोड़ा सा फिर भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि के अंदर तनाड़े पड़े और कोई मामला हों, और ये चीजें अगर जो मैंने ऑन रिकॉर्ड है। बाकी लेकिन नशिस्तों वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस वक्त ये PTI की फेवर में फैसला आया था, मौलाना फजल रहमान साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि हम इसके खिलाफ रिव्यू में नहीं जाएंगे, रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे, और ऐलान किया था अगर PTI को मिल गई है वो केस में हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन हम इसके बावजूद रिव्यू पिटीशन में भी नहीं जाएंगे। हम PTI को इसमें हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। ये मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, इसमें बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमारे वो लोग जो कौमी असम्बली में थे जिन्होंने हालत भी उठा लिया था, जिन्होंने यहाँ पर कमेटियाँ भी चले गए थे, बच्चों ने अलाउंसेस भी ले लिए थे, वो लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमारे मेंबरान ने, तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट हम अपने तौर पर चले जाते हैं, हम मुतासर हुए बहस से पार्टी ना जाए। लेकिन हमने उनको इस पर भी सख्ती से मना किया था कि आप रिव्यू पिटीशन में नहीं जाए।
अब बात सीधी सी है कि उस वक्त रिव्यू पिटिशन में हम तो नहीं गए, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर किया और पीटीआई के दोस्तों का ख्याल किया। लेकिन हम आज अंदाजा, हमें तजर्बा ये हमें कहता है कि पीटीआई के दोस्तों के साथ जितनी मर्जी दोस्ती कर लो, वो बात में उल्टा ब्लेम गेम में हमें ही कहेंगे। हम आज हम ये नशिस्तें आज छोड़ भी दें और हम पार्लियामेंट से छोड़ भी दे, कम भी कर दे, इन्होंने फिर कल को कोई ना कोई चीज रख के इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आईनी बेंच के फैसले को ऑनर करते हैं। हमारे बिल्कुल ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिएगा। राजा साहब, बड़ी बाइख्तियार 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो मुकदमा होता है केस, कल भी बुखारी साहब भी थे हम एक जगह, तो उसको जीत जब होती है केस की, अच्छा महसूस होता है, तो अच्छा डेफिनेटली महसूस होता है। इसको तो उन्होंने बहुत आगे भी नाम दे दिए, माले गनीमत का नाम दे दिया, फतह का। ये पीटीआई के दोस्तों की बात कर रहे हैं, पीटीआई के दोस्तों की। और वो आपने सुन भी लिया गौरी साहब ने क्या फरमाया कि आप जितने भी जतन कर लें, एंड पे आपको अगर इल्ज़ामात का ही सामना करना पड़ता है, तो फिर क्यों ना उस फतह को उसको एंजॉय किया जाए। और ये अदालत की और आईनी बेंच की फतह है और कानून और आइन के ऐन मुताबिक है, किसी के जज्बात के मुताबिक हो ना हो, कहीं किसी जगह पे कोई और चीज़ क्राउड की मर्जी हो ना हो। लेकिन जब मैच हो रहा होता है तो वो चाहे 10,000 स्टेडियम में तमाशाई मौजूद हों, तो मैच जो होता है टूर्नामेंट, वो खिलाड़ी बॉलर या बैट्समैन तमाशाई की मर्जी से तो नहीं खेलता कि हाँ जी 10,000 तमाशाई एक तरफ थे, वो टीम क्यों जीत गई। तो ये सीधी सी बात यह है कि ये मिसाल वैसे अच्छी दे दी आपने, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आइन और कानून को खेल ही बना दिया गया है मुल्क के अंदर। क्योंकि जो बात आप करें ना सर, आपने कहा कि आइन के अंदर तो सर बड़ी प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, उसका एक बाकायदा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लगाए तो सर ये फालतू नशिस्तें आप लोगों को तो नहीं। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आइन के जो प्रोपोर्शनेट फार्मूला जो बता रहे हैं, वो उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद उन जमात की, उस जमात की असम्बली के अंदर नशिस्तें ना कि हासिल करदा वोट है। इससे पहले भी आप 73 के किसी भी दौर में देख लें, जब ख्वातीन की इतनी नशिस्तें नहीं भी थी, उस वक्त जो ये स्पेशल सीट्स थी, ये कैसे मिलती थी? ये उस जमात के प्रोपोर्शन मिलती थी जिस जमात का उस असम्बली के अंदर जो उसका प्रोपोर्शन या तनासुब होता था। अब एक बात पे तो तमाम कानूनदान जो हैं मुत्फिक हैं, बुखारी साहब भी इत्तेफाक करेंगे और यकीनन इनकी टीम भी, कि पीटीआई को आइन और कानून की रूह से ये नहीं मिल सकती थी। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती थी, जिसको बाद में ज्वाइन किया उन्होंने। चलिए पीटीआई को छोड़ देते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी अगर आइन कानून में देखें कि वो फ्री की नहीं थे। हमेशा किसी भी केस का जो फैसला होता है वो पहली पिटीशन के ऊपर होता है। किसी जितनी मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी प्रेयर क्या थी, और इनकी प्रेयर जो है पेशावर हाई कोर्ट में जो थी, जिसकी बुनियाद पे पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। और किस कोर्ट ने फैसला दिया? जो कोर्ट मशहूर थी हमेशा रिलीफ देने के लिए इनको, और वो मुतफिका फैसला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी कुछ वजूहात थी, और उस वजूहात में कुछ फ्यूचर के ओहदे, कुछ फ्यूचर की तहफ़्फ़ुज़ात, किसी को ख़तरात के चीफ जस्टिस बनने से, और कुछ हमारे लोगों की जो है कबल अज़ वक्त कुछ ऐसी गुफ्तगू कि 26वीं आईनी तरमीम में जजेस का और ये वो, तो ये बहुत सी चीज़ें मिल के तो इन्होंने वो इंसानी जो जज्बात होते हैं और जो इंसान अपनी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है, उसमें वो चीज़ें शामिल थी। और उसको अब एक 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और उस 26वीं आईनी तरमीम का बड़ी तफसील से गौरी साहब ने बता दिया, वो तो पीटीआई पूरी तरह ऑन बोर्ड थी। और आखिरी टाइम तक वो मौलाना साहब का घर जो है वो मरकज़ बना हुआ था, और जो ड्राफ्ट आया वो इत्तफाक राय से था। इवन असम्बली के बाहर और असम्बली में इनके बयानात मौजूद है रिकॉर्ड पे, सिर्फ ये है कि वोट नहीं किया, लेकिन बाकी तो चीज़ें मौजूद है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है उसके अंदर कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है, और कानून की रूह से उस फतह को आप कह रहे हैं कि जो है वो हम एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा इजाज़त दीजिएगा बुखारी साहब। सर, कुछ रवैये ऐसे होते हैं जिनके बाद में शायद उसकी कोई कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। आप लोगों को कहीं इस बात का एहसास होता है, जो भी गौरी साहब बात कर रहे हैं, कि जितनी मर्जी दोस्ती कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ, उन्होंने आखिर में इल्ज़ाम ही लगाना होता है, तो वो कह रहे हैं तो बस फिर ठीक है, फिर जो फैसला आया हम उसको ऑनर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया यशफी। देखिए यशफी, ये दो चीज़ें मिक्स एंड मैच हो रही हैं। आप जब किसी पार्टी का कोई बंदा रुकन होता है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो उस पार्टी के स्लोगन के साथ है, उसके मैनिफेस्टो के साथ है, उसकी आइडियोलॉजी के साथ है, उसकी लीडरशिप के साथ है। गौरी साहब मेरे भाई हैं और वो मौलाना साहब के साथ हैं, इसलिए कि मौलाना साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनकी पार्टी के
जो स्लोगन्स हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है उसको फॉलो करते हैं। मैं पीटीआई का रुकन हूँ, इमरान खान साहब को फॉलो करता हूँ। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक दूसरे को बचा भी रहे हैं, निभा भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनकी भी अपनी है, कभी ये सड़कों पे घसीटते थे, कभी ये पेट फाड़ के निकलते थे, लेकिन आज बचाते भी यही हैं एक दूसरे को। हमारा जो एक स्लोगन है या हमारा एक मैनिफेस्टो है या जो हमारा एक नारा है आज, वो है रूल ऑफ लॉ की बात, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात। इसके ऊपर मौलाना साहब का भी ये स्लोगन और नारा है। जब हम आपस में बैठे तो उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की बात और रूल ऑफ लॉ की बात। क्यों नहीं बैठ सके, यही तो सवाल है ना। वो बैठ गए हैं आपस में, जो भी सड़कों पे घसीटना और सब कुछ करने के बाद। ये कि इनका बैठने का तो हमें पता नहीं है, ये बैठते भी हैं, खड़े भी हो जाते हैं, सिट एंड स्टैंड कर रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं, किसे कहने में खड़े हमें नहीं पता। कम से कम हम अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, तो हम तो बैठते भी हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं मौलाना साहब को। तो ये हम क्रेडिट देते हैं कि जी ये जो 26 अमेंडमेंट आई, ये मसूदा ही बार वहां से आया। सबसे पहले मौलाना साहब ने कहा कि ये 89 अमेंडमेंट्स आ रही हैं इसके अंदर, जो उनको पता चला। उसके बाद बिलावल साहब जब उनके घर गए तो सेकंड टाइम मौलाना साहब ने ये डिस्क्लोज किया। मेरे साथ प्रोग्राम में एक दफ़ा बैठे हुए थे, इनके एक बड़े सीनियर रुकन है, वो उन्होंने भी बताया कि जी ये 56 जो निकात हैं वो तो हमें बिलावल साहब दे के गए। ये इतनी छांट कांट हुई, तो उसके मकसद है कि ये बात दुरुस्त है कि ये जो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 26 अमेंडमेंट आ रही थी उस टाइम आपके लॉ मिनिस्टर से मीडिया वालों ने पूछा और इसाक डार साहब से पूछा, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, भाई मसूदा किधर है, रात को आप कर रहे हैं, आधी रात को इजलास हो रहा है, कहते हैं अभी पहुंचा नहीं आएगा तो बताऊंगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो बात यह है कि जब ऐसी सूरत हाल में आप चलते हैं, नहीं हम प्रिंसिपली जैसे राजा साहब ने कह दिया, सलमान राजा साहब जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी हैं, हम प्रिंसिपली और एक यूनानिमसली एक डिसीजन था हमारी पार्टी का कि हम 26 अमेंडमेंट को नहीं मानते। और इवन एंड अदरवाइज अभी भी जो जुडिशल कमीशन में हमारे 2 मेंबर्स बैठते हैं तो हम उनसे जब बात करते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि जनाब ये जो 26 अमेंडमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है, मेरी बात सुनो कि ये 26 अमेंडमेंट चैलेंज हुई है, इसके ऊपर फुल बेंच बनाएं, जब तक वो डिसाइड ना हो तब तक ये डिसाइड ना करें। ये हर जगह सबसे पहले कहा जाता है, हमारी तरफ से जो हमारे 2 मेंबर्स हैं वो हमें जब जाते हैं बता के जाते हैं सर, उसको चैलेंज करना। देखिए आप लोगों ने साथ दिया, देखिए ऐसी बात नहीं है यशवीन। आज अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही कि बहुत खुली इनको अमेंडमेंट की इजाजत मिल गई है, 24वीं लेके हैं, 27वीं लेके हैं, 28वीं लेके हैं। जब इनके पास मैंडेट नहीं था, 210 सीटें बन रही थी, ये उस टाइम भी गर्दन दबा के लेकर आ गए और उन्होंने अमेंडमेंट कर दी। इन्होंने आप लोगों ने साथ दिया तो की ना, यही तो सवाल है। हमने तो वोट नहीं किया, हमने वोट नहीं किया, हमारे बगैर हुई, ठीक है ना, हमने वोट नहीं किया, पीटीआई ने इसके अंदर वोट नहीं किया, ये और रिकॉर्ड की बात करें ना। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि उस टाइम उनके पास तादाद भी 223 नहीं थी, 227 223 इनफैक्ट उनके पास जो है, इसके अलावा जो है सेक्शन भी इन फील्ड नहीं था, जो 2007 के नेशनल असेंबली के रूल्स थे वायलेट करके परे फेंक दिए स्पीकर साहब ने। जो 2011 के सेनेट के रूल्स थे फॉर इजलास के लिए वो परे करके फेंक दिए और ज़बरदस्ती बुला के 26 अमेंडमेंट भी होगी। सो बात यह है कि अब इस तरह की अमेंडमेंट्स होगी और मेरे भाई राय साहब ये कहेंगे कि ये असूली फैसला है क्योंकि ये उसके तहत हुआ है, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। कौन सा कानून, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैसला हुआ है? आप कहते हैं कि ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है, अब तो फैसला आ चुका है ना, जरा फैसला पढ़ के तो मुझे बता दें। 2 जजेस के आज भी साइन हुए नहीं है और ईसीपी ने जो है वो उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। भाई ईसीपी ने 12 जुलाई 2024 का फैसला आज तक नहीं किया और अभी ये फैसला आया ही नहीं है, ये कोर्ट ऑर्डर बना ही नहीं है, एप्लीकेशन हम देते हैं वो मिलती नहीं है, 2 जजेस ने साइन नहीं किए और इसके अंदर उठा के अपने पैरे फेंक दिया। अब मैं 2 चीजें पूछने का तो हक रखता हूँ ना, क्या 7 रुकनी बेंच 8 रुकनी बेंच के फैसले को अंडू कर सकता है? क्या रिव्यू के अंदर अपीलेट फोरम की सारी चीजें सुनी जा सकती हैं? आपने 200 साल की जूरिस्प्रूडेंस को उठा के पीछे फेंक दिया। 200 साल दुनिया में यशवीन मैं आपको बताऊं इस फैसले को दुनिया जो है ना वो मस्कर रोड़ा। लेकिन मैंने मुझे ब्रेक लेनी है, बट ये जो बात आप कर रहे हैं ना उसके ऊपर जब कोर्ट में भी ये बात की गई तो एक ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा कि ये सारे प्रेसिडेंट्स हैं, कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए प्रेसिडेंट को छोड़ेगा। आप कानून की बात करते हो, अब तो प्रेसिडेंट भी वो भी बन गया ना जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। प्रेसिडेंट तो वो भी है जब नजरिया जरूरत का। ब्रेक से वापस आके मजीद इश्यूज पर बात करते हैं और इस सारे माहौल के अंदर क्या किसी किस्म की कोई ऑपोजिशन की दोबारा से बैठक हो सकती है, आपस में मिलजुल कर आगे मामलात को लेकर जाया जा सकता है? क्योंकि कुछ खबरें हम तक आ रही थी कि इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मौलाना से राब्ता किया जाए और बातचीत की जाए। तो इस एनवायरनमेंट में क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इस पे बात करते हैं? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे सर, एक तो अभी आपने सुन ली है गौरी साहब, बुखारी साहब की गुफ्तगू, वो अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है कि हम नहीं थे 26वीं तरमीम में साथ। लेकिन सर मजीद मुस्तकबिल में एक तो ये कि हुकूमत एक और तरमीम की बात कर रही है, उस तरमीम को लेकर भी मैंने कुछ सुना है कि आप लोगों की लीडरशिप की तरफ से जो कुछ सख्त बातें जो हैं कही गई हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है किसी और के वोट की। कुछ और भी ऐसे मामला हैं सर जिस पर आप भी हुकूमत से इत्तफाक नहीं करते, PTI भी इत्तफाक नहीं करती। कोई मुमकिनात में से है सर कि आप लोग मिलकर जो है वो कुछ कर सकते हैं? क्योंकि जुनैद अकबर साहब की एक स्टेटमेंट मैंने देखी है जिसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान से बातचीत की जाए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बुखारी साहब जो भी फरमा रहे हैं वो सलमान अकबर मुनाजा साहब ने जो कहा है वही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं तमाम इजलासों में आई विटनेस था और मौजूद रहा हूँ कि जो कमेटी PTI और हमारे दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनी थी, मामला को आगे बढ़ाने के लिए, मैं उस कमेटी का भी मेंबर था। तो मैं जो बात करूँगा मैं वो बात करूँगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है। मैं वो बातें नहीं कर सकता। मैं एहतराम भी करता हूँ दोस्तों का कि जब 26वीं तरमीम का हमने मसूदा इनके हाथ में दिया था उस वक्त इनकी फिजिकल क्या पोजीशन थी, क्या था। मैं ये चूंकि सियासतदानों की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम आपस में ड्राइंग रूम में बैठ के करते वो नहीं कर सकते, लेकिन सलमान अकबर मुनाजा साहब या अकरम वक्कास साहब या इस किस्म के जो दोस्त हैं बैरिस्टर साहब साहब या यमीन साहब, ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि फिर हमें भी मजबूरन कुछ ना कुछ तर्क जुमले कहने पड़ जाते हैं जो कि हम नहीं चाहते, ना हमारी पार्टी की पॉलिसी है, तो ये मजबूरी होती है। लेकिन मैं एक बात आपको और भी अर्ज कर दूं, तो कुछ लोग चाहते हैं, मैं उसमें कुछ इनको भी पता है कि अपोजिशन का इत्तेहाद ना बने, अपोजिशन में आपस में लड़ाई रहे। ये लोग आपकी पार्टी के अंदर है या आपका कहीं और इशारा है गौरी साहब? मैं PTI की तरफ इशारा कर रहा हूँ, PTI के अंदर है। हम तो एक नज़म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म हम जो पार्टी के हमारे फोरम फैसला करते हैं उसके पाबंद होते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी पार्टी फोरम के पाबंद होते हैं, मौलाना फजल रहमान अपना फैसला हम पे ठोसते नहीं है। तो मैं PTI के अंदर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जब हम इकट्ठे बैठते थे, इजलास भी होते थे, उस दौरान भी सवालात आते थे और फिर कैसर साहब या बैरिस्टर गौहर साहब जैसे शेख आदमी को हमसे इजलासों में माजरत करनी पड़ती थी। इस सिलसिला शुरू से चलता हुआ आ रहा है और मैं समझता हूँ कि मैं इस वक्त इस बात के आगे खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सामने अकरम वकास होते तो मैं बताता कि उन्होंने कहाँ से सियासत शुरू की और आज कहाँ पर खड़े हुए, जिस पार्टी में गए उसको डबो के आए। को मेरे पास उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, जहाँ के मैं उनके चचा से लेकर उनके आए थे, मैं उससे जानना चाह रहा हूँ। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जहाँ तक रह गया कि हुकूमत कोई नई चीज ला रही है, मैं एक बात बताऊँ आपको, हमने एक 17वीं तरमीम की थी, हमारी को मजबूरी थी उस वक्त के जो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर थे या जो भी थे उनके साथ कुछ मुआहदात ऐसे होते थे, उनकी वजह से हमें 17वीं तरमीम में कुछ उस दौर की हुकूमत को हमें कुछ रिलीफ देना पड़ा था, जिसकी LFO या जो भी समझे, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के सियासतदान हम पर टूट पड़े थे, आपको याद होगा। लेकिन जी आप देखिए जितनी भी तरमीमें हुई, फिर 18वीं तरमीम में हमने खुद कहा भाई पहले 17वीं को ठीक कर। पहली तरमीम से लेके 17वीं तरमीम तक के अंदर जो सियासी पार्टियों में इख्तलाफात थे वो सब के सब अपने 18वीं तरमीम में साफ करके सबों के वो आइन को वही 1973 के आइन को पहले दिन वाली शक्ल दी। इस तरह की चीजें जो गड्ढे के जोर पे होती हैं, जो तोताई सेहत के जोर पे होती हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो मनवाई जाती है, फिर बाद में किसी कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी के साथ वो चीजें वापस करनी पड़ती है। सर मैं थोड़ा सा, आपने वैसे इन सो मेनी वर्ड्स कुछ नाम ले भी दिए हैं जिनका आपके ख्याल में वो नहीं चाहते कि कोई इत्तेहादों में इस इशू पे बात करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 27वीं तरमीम की भी मैंने आपसे बात की और 26वीं तरमीम के हालात में हुई वो हम सबके सामने है। राजा साहब, फतह की तो बात आपने कर दी, आपने कहा फतह जब होती है तो उसको आप इंजॉय करते हैं, फतह के बाद फिर इतना इख्तियार भी आ जाए कि आपके पास इतनी अक्सरियत हो जाए कि आप खुद से अब कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है, बड़े रूमर्स हैं, कोई कहता है जी इसी सेटअप को दवाम देने के लिए उसके अंदर कुछ चिकें जो है लेके आई जा रही हैं, कोई लोग कहते हैं जी कोई ऑल्टरनेट सेटअप है जिसको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें थी जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सकी, अब आप उनको इनकॉर्पोरेट करने लगे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? हो रही है कोई तरमीम? देखिए, खबर का पेट भी भरना होता है, हाँ, और उसके लिए स्पेकुलेशंस भी होती हैं, लेकिन मुझे कोई भी ज़ी शऊर सियासी शख्स ये बता दे कि इस वक्त कौन सा ऐसा ख़तरा दरपेश है हुकूमत को कि जिसके लिए कोई ऐसी तरमीम लाई जाएगी, बिलखसूस अब इस फैसले के बाद। और 27वीं तरमीम या इस फैसले के बाद 2/3 अक्सरियत हासिल हो के, तो भी आपने कहा कि वो हथियार आपके हाथ में आ गया, तो हथियार हमेशा इस्तेमाल नहीं किए जाते। एटम बम पाकिस्तान के पास कब से है, दुनिया के बहुत से मुल्कों के पास है,
लिहाजा वो एक अपना डिटरेंट ज़रूर होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल की नौबत शायद नहीं आएगी। और ये स्पेकुलेशन है, हाँ जब सामने आएगी तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। 20वीं तरमीम के बाद से बात हो रही है कि 27वीं होगी, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट कहें जी कि 27वीं तरमीम आएगी, हम हिमायत करेंगे, तो फिर खबर बन जाती है ना। ये स्पेकुलेशन है या जो भी है, खबर तो है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब वो आएगी तो इंशाल्लाह मैं उसका दफा भी करूंगा, अभी आप डिनाई कर रहे हैं, अगर वो काबिल दफा होगी। जाहिर है अभी तक तो उसमें कोई ऐसी कोई कंक्रीट चीज है नहीं, किसी लेवल पे कोई ऐसी कोई कागज कोई डिस्कशन कोई चीज़ है नहीं है, अगर इसके बाद कहीं आती है। लेकिन बहरहाल ये अब हुकूमत को जो है और इत्तेहादी हुकूमत को वो एक चीज़ हासिल हो गई है 2/3 अक्सरियत। तो 2/3 अक्सरियत हमेशा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हासिल हो जाए तो अब उसको इस्तेमाल किया जाए। ऐसा लग रहा है वैसे सर कि गवर्नमेंट जो 2/3 अक्सरियत जो मिली है मखसूस नशिस्तों के नतीजे में, उस पर आप लोग खुश मजीद मतलब पूरे मुतमईन नहीं है, अभी आप लोग मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे लोग आज़ाद हो गए असेंबली में, वो चाहे जा सकते हैं, फलदार दरख्त पर ही आके बैठेंगे। तो इस तरह की भी कोई अज़ाइम है? MNA की मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर से। देखिए, इंडिपेंडेंट जो होता है, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता है, उस हुकूमत की तमाम तर ल्योर्स के बावजूद अगर आपका इशारा KP की तरफ से है या इवन नेशनल असेंबली की तरफ है कोई इंडिपेंडेंट जो है, तो जो उस वक्त हुकूमत के वो उस फलदार दरख्त को डिनाई करके या रेजिस्ट करके तो वो इंडिपेंडेंट बैठे होते हैं, तो वो अब फलदार दरख्त पे कौन सा ऐसा नया फल आ गया है जन्नत से, जो खाजा साहब ने तो चले उसको उस सेंस में कहा। लेकिन बहरहाल वो इंडिपेंडेंट बहुत से अरकान KP असेंबली में भी हैं जो कि तरीके इंसाफ की हुकूमत की किसी किस्म की तरगीबात में नहीं आए। इसमें सर एक आपको इंटरप्ट करें, बारीक सी बात है ना जो आप मिस कर रहे हैं, जो 2/3 अक्सरियत हासिल हुई है वो हुकूमती इत्तेहाद को हासिल हुई है। नून लीग शायद अपने लिए चाहती है 2/3 मुकम्मल नहीं। सारे सवाल ये भी बार बार उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मखसूस नशिस्तें जो है वो तो गई है, कुछ और नशिस्तों से भी हाथ जो है वो धोने पड़ सकते हैं। वो कैसे इस पर बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद नशिस्तें जो है वो उनसे हाथ धोना पड़ सकता है, बल्कि अब तो बात यहाँ तक आ रही है कि KPK में क्या हुकूमत भी बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी। गौरी साहब, ये जो मामला है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है KPK की अगर हम बात करें तो आप लोग भी जो है वो एक स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर, और बहुत सारी खबरें आ रही है कि शायद ये जो सेटअप है इसको हिलाने की कोशिश की जाएगी। जिन लोगों को आज़ाद करार दिया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो किसी फलदार दरख्त पर जा सकते हैं, उस फलदार दरख्त से आप लोग भी फैज़याब हो सकते हैं और हुकूमत का अगले सेटअप का हिस्सा हो सकते हैं। गंडापुर साहब की हुकूमत को रवाना करने की तैयारी है। सर कितनी कोई सच्चाई है इस बात के अंदर? कोई इस तरह का मामला हुआ तो क्या आप लोग साथ देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अभी तक बात जो फजा में है, अभी तक ये कहीं से कोई हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज की सूरत में कहीं से भी हमें नहीं मिली है। दूसरी बात ये बुखारी साहब जो फरमा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि शायद उनके इल्म में नहीं है कि स्पीकर KPK असेंबली ने खुद स्पीकर सीट पे बैठ के कहा कि यहाँ करप्शन हो रही है, उससे रुकने वाला कोई नहीं है, और उन्होंने इस पे बात की इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जिस दिन परवेज खटक साहब को वज़ीर दाखिला या वज़ीर दाखिला नंबर 3 बनाया था, वो इसी काम के लिए बनाया था। वो अपने काम कर रहे हैं और वो कौन सा दाखिला का कौन सा काम उनको सर अंजाम दिया जा रहा है, तो इसी काम के लिए उनको बनाया गया था कि वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ और कुछ करो। तो ये सुनने में तो बहुत सी बातें आ रही है। हमारी पार्टी के वहाँ PS भी मौजूद हैं और दूसरे लोग भी हमें वहाँ की रिपोर्ट्स आ रही हैं डे बाई डे। लेकिन मैं वही पहले कह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम ये कहें कि इस पर हम बात कर सकते हैं या हमारे किसी भी फोरम पे कोई ऐसी चीज़ मेरे बहस नहीं, ना इस पे हम इस वक्त तक इस वक्त जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोई चीज़ हमारे हमें किसी पास नहीं आई। सर पंजाब असेंबली में जो मामला हुआ उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर के दौरान एहतजाज करने वाले 26 अरकान को पहले सस्पेंड किया गया, अब डीसीट करने की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर दी गई। सर एहतजाज तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप लोग भी पार्लियामेंट के अंदर हैं, हमेशा होते हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि इन्होंने क्या इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं मुस्लिम लीग वाले। देखिए, आपको इस वक्त मैं एक और चीज की तरफ आगाह करना चाहूंगा, अली बुखारी साहब ने की चेयरमैन सेनेट ने कितनी दफा कहा है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है उन लोगों को गिरफ्तार है, उनको लाया है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। वो भी तो ऑर्डर है ना, वो भी तो चेयरमैन सेनेट का ऑर्डर है, और वहां पर एकदम इस तरह की सूरत क्रिएट करके, तो मैं समझता हूँ इस तरह मसाइल हुकूमतें मसाइल कम करती हैं, बढ़ाती नहीं। अगर हुकूमत अपने लिए खुद मसाइल पैदा करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है, या हो सकता है वो PTI का वजन चेक कर रही हो
ये भी तो एक दुनिया में सिस्टम चल रहा है ना, जान करके कुछ चीज को छेड़ा जाता है, फिर देखते हैं सामने वाले का वजन कितना है, फिर एकदम बैक मार जाते हैं, जैसे इंडिया आपके सामने बैक मार के भाग गए। तो फिर इस तरह की सूरत भी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई जो पंजाब में वजन चेक करने जा रहे हैं कि पीटीआई किस पोजीशन में है, हम उनको दवाई कितना दबा सकते हैं। चले, मैं राजा साहब ने वो कहते हैं कि अभी देखेंगे ये दिलचस्प केस है कि कैसे अनफोल्ड होता है। देखें, दिलचस्प केस तो इनके सारे ही खुलेंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, ये जब हाथ से आप गिरा डालते हैं समटाइम्स दांतों से खोलनी पड़ती है। इनको 2/3 मेजोरिटी पहली दफा नहीं मिली, इनको इससे पहले भी मिली है। उस टाइम भी ये मियाँ साहब जो है अमीरुल मोमिनीन बनने निकल रहे थे और अल्टीमेटली कैदी बन के निकले जेल में से। सो ये सारी चीजें जो है तारीख का हिस्सा है। मैं तो तारीख का स्टूडेंट हूँ ना। आप 85 से स्टार्ट कर दें, उससे पहले जब ये मिनिस्टर बने, फिर सीएम बने, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत आ गई, इनका जो है उसके बाद जो इन्होंने अदम एतमाद लाई 88 की गवर्नमेंट में, वो छांगा मांगा। देन उसके बाद 90 की जो असगर खान पिटीशन है वो, देन 93 के अंदर असेंबली के अंदर आज भी इनके लोग मौजूद हैं। लड़ाई रह गई है, मैं बता रहा हूँ, मैं इस पे देखिए, मैं फैक्ट की बात करूँ यशवी, आखिरी चीज 93 की असेंबली में, नेशनल असेंबली में मुक्के घूसे, कुर्सियां चली, वो लोग आज भी इनके मेंबर ऑफ द असेंबली हैं, आज भी बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, पानीपत रह गया जी, आपको शामिल करना चाह रहे थे, मुझे लगा आप कुछ बोलना चाह रहे थे। असलम गौरी साहब। जी, मैं असल में अली बुखारी साहब से एक बात करना चाह रहा था। जी सर। अली बुखारी साहब, जहाँ तक बात की आप सुपरमेसी आप आइन की बात की है, तो आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पिछले दिनों आइन को बाकायदा आइन को वायलेट किया है। आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई चीज में कुरान और सुन्ना और शरीयत जो है वो खिलाफ नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन ये इन्होंने 18 साल से कम उम्र बच्चों के, इन्होंने हाउस प्रेसिडेंट ने भी उठाया और वज़ीर आज़म ने भी उठाया और अरकान असेंबली ने भी उठाया कि हम आइन की पासदारी करेंगे। उस आइन के पासदारी करने के बजाय इन्होंने उस आइन को तोड़ा और इन्होंने 18 साल से कम उम्र बच्चे, जो कि साबित होता है बहुत सी जगहों पे कि कम उम्र बच्चों की शादियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई। और इसी तरह मैं ये कहूँगा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने खुद तो वोटो लिया और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के साइन करने से कबल उसने इस बिल को मुस्तरद कर दिया। लेकिन इस इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक जो हुई है, इस पे मुझे पीटीआई आर्टिकल 6 होना चाहिए जी। मैं कहता हूं, मैं तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए इस पे वजीर बात करते हैं, क्योंकि इसी इशू की वजह से मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम इस असेंबली को अब चलने नहीं देंगे। गौरी साहब, एक बात इसमें और करना चाहूंगा, एक बात और ऐड करना चाहूंगा। बुखारी साहब, आपके हमारे दरमियान में एक मामला तय है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर डे टू डे पे आपस में मिलकर चलना है, आपस में मशवरा और मशावरत रखनी है। मैं समझता हूँ वो अभी तक बरकरार है। अगर हम रोड पे इकट्ठे नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर चले, मजीद वक्त होता तो मैं बात करती। बहुत शुक्रिया आपका असलम गौरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। राजा कमरुल इस्लाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।